नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। कांग्रेस ने वसुंधरा पर लगाए नए आरोप, कहा सरकारी को बता रही है निजी संपत्ति, बीजेपी ने किया खंडन। व्यापम घोटाले के 2 और आरोपियों की मौत, कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग, मध्य प्रदेश सरकार ने ठुकराई। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को झटका, एसीबी प्रमुख बने रहेंगे मुकेश मीणा, केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब तलब। भारत और थाईलैंड के बीच दोहरे कराधान से बचने समेत कई समझौते, आर्थिक सहयोग बढ़ाने में मिलेगी मदद, प्रत्यर्पण संधि लागू करने पर भी सहमति। और दिवालिया होने की कगार पर ग्रीस, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का आपात फंडिंग बढ़ाने से इनकार, दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप। और आइए देखते हैं पहली खबर। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके ग्रीस के लिए यूरोपियन कमीशन ने भी तत्काल मदद से इनकार कर दिया है और अब ग्रीस के लिए इस संकट से बाहर आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो यूरोपियन कमीशन के आर्थिक सुधारों से जुड़ी शर्तों को हूबहू मानने के लिए तैयार नहीं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज चुकाने की कल खत्म हो रही मियाद भी उसके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में एटीएम के आगे लंबी लाइनें लगाए ये लोग जल्द से जल्द अपना पैसा निकालना चाहते हैं। चारों तरफ हड़बड़ी और भविष्य को लेकर शंकाएं साफ नजर आ रही हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा आपात फंडिंग बढ़ाने से इनकार करने के बाद देश भर के बैंकों को 6 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री एलेक्स सिप्राइस ने इसे सेंट्रल बैंक ब्लैकमेलिंग करार दिया है। πλέον περισσότερο από σαφές ότι αυτή η απόφαση δεν έχει κανέναν άλλο στόχο πέρα από το να εκβιάσει τη βούληση του ελληνικού λαού και να παρεμποδίσει την ομαλή δημοκρατική διαδικασία του δημοψηφίσματος. एटीएम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक दिन में मात्र 60 यूरो से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता। ऑनलाइन बैंकिंग से फॉरेन ट्रांसफर पर भी रोक लगा दी गई है। Είπανε ότι θα δώσουν σήμερα σύνταξη στους του ΙΚΑ. Τι περιμένουμε τώρα? मंगलवार 30 जून को 1.7 अरब डॉलर चुकाने की डेडलाइन है। इसके बाद ग्रीस को डिफॉल्टर भी घोषित किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल सहित कई देश कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीस यूरोपीय संघ के साथ बना रहे। जानकार चेताते हैं कि यदि ग्रीस यूरोजोन से बाहर जाता है तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आपदा साबित होगा। Road Greece preferred was the taxation way, but what they want is cuts in expenditure. But cuts in expenditure can be ridiculous. I should say that it can be ridiculous because these kind of mindless fiscal austerity measures leads to humanitarian crisis. ग्रीस संकट का असर दुनिया के बाजारों में भी नजर आ रहा है। जापान का निक्की करीब 2% गिरा। भारतीय शेयर बाजार भी दिन की शुरुआत में करीब 600 अंक गिरा, हालांकि बाद में बाजार संभल गया। वित्त मंत्रालय सहित कई जानकारों का मानना है कि ग्रीस संकट का बहुत ज्यादा असर भारत पर नहीं पड़ेगा। That everything is, this is a dynamic situation, an evolving situation. So there is no firm plan. It has to be assessed and acted upon as situation develops. Nobody can predict what the exact situation will be, so there can be no exact plan to that extent. मार्केट इस समय सिर्फ 200 पॉइंट डाउन है। इसका मतलब ये है कि लोगों को भी ये फील हो गया, इन्वेस्टर्स को भी और इंस्टीट्यूशन को भी, कि इंडिया के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा। ग्रीस संकट अपनी हैसियत से अधिक खर्च करने का उदाहरण बनकर दुनिया के सामने आया है। पिछले 5 सालों में 2 बार ग्रीस ने 100 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज लिया है और वो एक बार भी बेल आउट की शर्तों को पूरा नहीं कर पाया है। यहाँ की आबादी महज 1 करोड़ 10 लाख है, लेकिन देश पर कर्ज की राशि 340 अरब यूरो पहुंच गई है। लोगों के जीवन यापन में आई इस संकट के बीच सरकार अपने फैसलों पर 5 जुलाई को जनमत संग्रह कराएगी, वहीं विपक्ष चुनाव की मांग पर अड़ा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो ग्रीस के इस संकट पर बातचीत करेंगे और इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं और कहां पर कितने होंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रांजल शर्मा हैं, आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। प्रांजल, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके के संकट है,
क्या ये सिर्फ संकट इसलिए है कि यूरोजोन में रहना है या उसके बाहर आना है, या फिर इस संकट की जड़ें कहीं और गहरी ज़्यादा हैं? आपने ठीक कहा कविंद्र, संकट की जड़ें गहरी हैं और ग्रीस में ही हैं। आप इसको मानिए कि जैसे एक परिवार में अगर 4-5 लोग रह रहे हैं, उनमें से किसी एक, और सभी की अलग अलग अपनी आमदनी है और सब एक ही घर में रह रहे हैं, और उसमें से एक का पूरी तरह से दिवाला निकल जाता है और वो अपना खर्चा आमदनी से कई गुना कर देता है, तो उसको बचाने के लिए बाकी परिवार लग जाता है, और हालात यहाँ तक पहुँचते हैं कि उसको बचाने के लिए पूरे परिवार ही कर्ज में डूब जाता है। तो यूरोजोन इस स्थिति में आ गया है कि एक परिवार के सदस्य को बचाने के लिए पूरी तरह से यूरोजोन पर एक खतरा हो गया है। और वो जो उस परिवार का सदस्य है, यहाँ पर हम ग्रीस की बात कर रहे हैं, उसने कभी भी अनुशासन नहीं रखा अपनी आमदनी और खर्चे के मेल को लेकर, और इसलिए क्योंकि परिवार बन गया। अगर ये देश अपने आप में अलग रहता और यूरोजोन का हिस्सा नहीं होता तो दिक्कत उतनी नहीं होती। लेकिन अब ये जो जड़ें हैं ये ग्रीस की अपनी बनाई हुई हैं। अब इसमें निकलने के लिए जो अनुशासन की आवश्यकता है वो ग्रीस उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रीस अनुशासन में आखिर क्यों नहीं? क्या इसकी वजह? क्या वहाँ का कुछ सिस्टम इस तरीके का है कि वो अपने खर्चों की कटौती नहीं कर पा रहा है, या फिर कुछ दूसरे बड़े फैक्टर हैं? देखिए, कई फैक्टर ये हैं। सबसे पहले कि कई सालों से, दशकों से ग्रीस के जो लोग हैं, करदाता हैं, वो अपने जितना उनको कर देना चाहिए था वो नहीं दे पाते। आपको बताएं, जैसे हमारे देश में आप ज़मीन या जायदाद की खरीद फरोख्त करें तो स्टैम्प ड्यूटी होती है। ग्रीस में इस तरह के टैक्स नहीं थे। तो सरकार के पास अपना पैसा जुटाने का जो जरिया था बहुत कम था। और इसके साथ साथ जैसे मामला बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया, जब तक कभी IMF से लोन ले लिया, कभी वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया। अब जब यूरोप का हिस्सा बने तो यूरोपियन सिस्टम ने उनको लोन दिया। दूसरा, उनके अंदर, ग्रीस के अंदर एक बड़ा दिक्कत ये भी थी, संकट ये भी थी, वहाँ पे जो भ्रष्टाचार है वो बहुत था। जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, जो सरकारी सड़कें बनती हैं, इन सब में बहुत घोटाला था। तो कई इसके अनुमान है कि जो भी पैसा गया वो लोगों की जेबों में चला गया, लेकिन सरकार के पास कुछ नहीं रहा। अब ये हालत हो गई है कि यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन ने कई बार उनको बोला, हम आपको इतना ये कर्ज देते हैं, आप अपना घर संभालिए, आप अपना आमदनी और खर्चा बेहतर करिए, अनुशासन बेहतर करिए, आप कर बढ़ाइए लोगों पर, किसी तरह से सरकार की आमदनी का जरिया बढ़ाइए। लेकिन उस आमदनी का जरिया बढ़ाने के लिए लोगों पर एक वित्तीय बोझ बढ़ेगा। लेकिन उस पर इतनी राजनीति हुई है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने ही लोगों को ये समझाने में नाकाम रही है कि आपको कुछ न कुछ अपनी जो जेब है ढीली करनी पड़ेगी, कमर कसनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि ऐसे में प्रांजल, किस तरह का इम्पैक्ट दुनिया के देशों में, और ख़ासतौर पर मैं कहूँ कि यूरो जोन के जो देश हैं वहाँ पर और उसके बाहर की दुनिया के लिहाज से? देखिए, सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो यूरो जोन का है। ये अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट था, जब 15 देशों ने मिलकर पहली बार एक करेंसी को चुना। ये कभी हुआ नहीं था। अभी तक काफ़ी ठीक ठाक काम चल रहा था। आपको याद होगा कि करीब 2000 में करीब 15 साल हो गए इस पूरे एक्सपेरिमेंट को चलते हुए। लेकिन जैसे मैंने परिवार का आपको उदाहरण दिया, जब एक परिवार एक तरह से बंध गया, अब वे पूरे परिवार पे कर्जा इतना बढ़ गया, तो वो उस परिवार के सदस्य को बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसको निकालने के लिए भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो एक इतना अभिन्न अंग बन गया है कि आप अगर उसको निकालेंगे तो उसके जो लोग हैं वो अभी भी आपके सिटीजन्स हैं, वो सब के सब देश छोड़ के आपके देशों में आ जाएंगे। उसके बाद वो लोग, आपने जो उन पे कर्जा दिया है उस कर्जे का क्या होगा? वो कर्जा तो आपके सर पे ही रहा। अब यूरोजोन के सामने ये विडंबना है कि वो कर्जा और दे के हालत सुधारने की उपेक्षा करे, या कि वो वहीं पे अपना घाटे बंद करे और बोले भैया जो मेरे हाथ में कर्जा है उसी को लेकर मैं आगे बढ़ूं। तो यूरोजोन की जो वित्तीय हालत है वो काफ़ी डगमगाएगी इससे। करेंसी फ्लक्चुएशन बहुत होगा। इससे जो विदेशी निवेशक है, जो बाज़ार पर नज़र रखते हैं, बाज़ार में जो निवेश करते हैं, जिसको विदेशी संस्थापक निवेशक कहते हैं, उनका रवैया काफ़ी हद तक हिल सकता है। वो देखेंगे कि उनको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कौन से बाज़ार में लगाना चाहिए। वहाँ पर भारत और एशियाई जो बाज़ार हैं उस पर थोड़ा खासा फ़र्क पड़ सकता है। और तो इंडिया के लिहाज से अगर कहा जाए तो क्या कोई ख़ास चिंता नज़र आती है
ग्रीस के संकट के चलते, या फिर कहा जाए कि भारत अभी भी उस कैटेगरी में है जहां पर माना जाता है कि ये सेफ जोन है अगर इन्वेस्टमेंट देखिए, भारत पर सीधा कोई ऐसा बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यूरोपीय बाजार, क्योंकि भारत के लिए यूरोप एक बड़ा बाजार है जहां पर एक्सपोर्ट होता है, अगर वहां पर खरीदने की उनकी क्षमता कम हो गई तो हमारे एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ेगा। इसीलिए भारत, अगर यूरोजोन कमज़ोर हुआ तो भारत पे फर्क पड़ेगा। ये अगले 2-3 महीनों में नहीं होगा, 1-2 सालों में होगा। और ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि अब इलेक्शंस अनाउंस कर दिए हैं, रेफरेंडम की बात चल रही है ग्रीस में। लेकिन ग्रीस को लेकर, ग्रीस एक ऐसा नासूर बन गया जिसकी वजह से लगातार पिछले कुछ सालों में यूरोप बहुत कमज़ोर हुआ है। उसकी वजह से भारत के निर्यात पर भी फर्क पड़ा है। रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारी पहली खबर। और ब्रेक के बाद आगे देखिए जिम्बाब्वे दौरे के लिए रहाणे को टीम इंडिया की कमान। श्रीलंका में भंग हुई संसद, समय से पहले होंगे चुनाव। पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की हो सकती है वापसी, अब होंगे पीएम उम्मीदवार। देखिए देश देशांतर, श्रीलंका में फिर चुनाव, आज रात 8:30 बजे। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। और बात राजनीति की। कांग्रेस ने राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर सरकारी संपत्ति को निजी बताने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि धौलपुर पैलेस सरकारी संपत्ति है, लेकिन वसुंधरा ने ललित मोदी के साथ मिलकर इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। बीजेपी ने आरोपों का खंडन करते हुए पैलेस को राज परिवार की निजी संपत्ति बताया। राजस्थान बीजेपी ने धौलपुर पैलेस को लेकर कांग्रेस के आरोपों को आधारहीन और बेबुनियाद बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने धौलपुर महल से जुड़े सरकारी और कोर्ट के दस्तावेज दिखाए। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत पैलेस के मालिक हैं। अशोक परनामी ने कांग्रेस पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। इसके साथ नगर पालिका के रिकॉर्ड में भी ये जो सिटी पैलेस ऑफ धौलपुर है वो राजा दुष्यंत सिंह जी के नाम पर उल्लेखित है। या मैं ये भी, इसके भी डॉक्यूमेंट्स ये सारे मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने इसी में से पढ़ के आपको पूरा बताया। कांग्रेस का आरोप है कि नियंत हेरिटेज होटल कंपनी में वसुंधरा राजे और ललित मोदी की साझेदारी है। इस कंपनी के जरिए सरकारी संपत्ति को राजस्थान के मुख्यमंत्री की निजी कमाई का जरिया बनाया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 1954 से 2010 तक के सरकारी दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि धौलपुर का महल सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति को भगोड़ा ललित मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने राजस्थान के संपत्ति को निजी जायदाद के रूप में बदला है, जबरदस्ती। कांग्रेस पहले भी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर ललित मोदी की मदद और उसके साथ कारोबारी संबंध का आरोप लगा चुकी है। इधर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस दोनों महिला मंत्रियों से इस्तीफे और प्रधानमंत्री से इस मामले में सफाई की मांग दोहराई है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी है। राज्य के गृह मंत्री ने 2 आरोपियों के संदिग्ध मौत को स्वाभाविक करार दिया। कांग्रेस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की बात कही है। अब तक व्यापम घोटाले के 25 आरोपियों की असामयिक मौत हो चुकी है।
व्यापम घोटाले के 2 आरोपी की संदिग्ध मौत के विरोध में कांग्रेस ने सोमवार को भोपाल में प्रदर्शन किया। व्यापम मामले में इंदौर जेल में बंद आरोपी पशु चिकित्सक नरेंद्र सिंह तोमर की शनिवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। वहीं रविवार को ग्वालियर में दूसरे आरोपी डॉक्टर राजेंद्र आर्य की भी अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने साजिश की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। पता नहीं, ये कह रहा है छाती में दर्द हुआ और यहाँ पे आए तो कह रहा है डेथ हो गई। पीएमटी में किसी ने नाम ले दिया, उन्होंने कहा कि ये भी थे। कांग्रेस ने व्यापम घोटाले की जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। पूरा मध्य प्रदेश का प्रशासन, शासन इस पूरे व्यापम के इस भ्रष्टाचार को दबाने में लगे हुए हैं। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर और माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करें अपने क्षेत्र में वे एसआईटी नियुक्त करें। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने दोनों आरोपियों की मौत को स्वाभाविक करार दिया है और मामले की सीबीआई जांच से इनकार किया है। जो नेचुरल मौत है और जो बीमारी से मरते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। पूरे व्यापम की जांच को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया। हाई कोर्ट में जो जांच, पूरे केस की जांच हो रही है, उसको स्वीकृति दी है उन्होंने। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़े 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव भी शामिल हैं। एक के बाद एक आरोपियों की मौत ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। दाखिले और भर्ती से जुड़े इस कथित फर्जीवाड़े की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अधिकारों की लड़ाई में उलझे दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुकेश मीणा को एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख पद से हटाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई 11 अगस्त तक टालते हुए इस मसले पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि एंटी करप्शन ब्रांच विजिलेंस विभाग के तहत है और इसमें ज्वाइंट कमिश्नर का कोई पद नहीं है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से अंतरिम आदेश के तौर पर मीणा को फौरन एसीबी के कामकाज में दखल ना देने और दफ्तर ना जाने का आदेश देने को कहा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की दलीलों को नहीं माना और मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर्स पे सीआरपीएफ और राजस्थान पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच में आ गए हैं। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनको यहाँ आने का कोई अधिकार है नहीं, इनको यहाँ से हटाया जाए। जो दूसरी एप्लीकेशन थी कि मिस्टर मीना एसीबी के दफ्तर में ना घुसें और एसीबी के काम में ना इंटरफेयर करें, वो उस एप्लीकेशन पे सिर्फ नोटिस किया गया है और कोर्ट ने कहा है कि मिस्टर मीना कैन कंटिन्यू टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कानून के दायरे में वो अपना काम करते रहेंगे जैसे पहले कर रहे थे। कम से कम अगली सुनवाई तक मुकेश कुमार मीणा एसीबी में रहेंगे। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इधर बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर बेवजह की राजनीति कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उपराज्यपाल और केंद्र सरकार जानबूझकर एंटी करप्शन ब्रांच के कामकाज में दखल दे रहे हैं। इसमें शुरू से ही पुलिस की पावर, जब पुलिस स्टेशन है तो पुलिस फोर्स हो गई, जब पुलिस हो गई तो ये एलजी और यूनियन के नीचे आता है। तो इसका राजनीतिकरण करना, उस पे ऐसे विवाद करना उचित नहीं है। खास तौर से हम किसी भी चीज पे शायद हो सकता है थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, थोड़ी सी नियुक्तियां जो हो रही हैं शायद उस पे हम लोग उसको स्वीकार कर ले, पर एंटी करप्शन ब्रांच को किसी भी तरह से कमजोर करने के प्रयास को हम कतई भी कामयाब नहीं होने देंगे। इस मामले में केंद्र सरकार की दलील है कि एसीबी पुलिस स्टेशन है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के दायरे में है और उपराज्यपाल इसमें कोई भी नियुक्ति करने का अधिकार रखते हैं। जबकि हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और थाईलैंड के बीच आज दोहरे कराधान से बचने को लेकर समझौते हुए। इस संधि से दोहरे कराधान और राजस्व हानि की रोकथाम में मदद मिलेगी और आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि को लागू करने पर भी सहमति बनी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की थाईलैंड यात्रा के आखिरी दिन कुछ और समझौतों पर भी रजामंदी बनी। भारत थाईलैंड ज्वाइंट कमीशन की 7वीं बैठक में शिरकत करने पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने थाईलैंड के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मौके पर भारत और थाईलैंड के बीच दोहरे कराधान बचाव संधि और प्रत्यर्पण संधि में संशोधन समझौते पर दस्तखत किए गए।
प्रत्यर्पण संधि के दायरे में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक अपराध शामिल किए गए हैं। My government attaches great importance to our bilateral partnership and is committed to further enhance the engagement for mutual benefit. दोनों देशों के बीच नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए। इस समझौते के तहत थाईलैंड बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए अन्य एशियाई देशों के साथ मिलकर काम करेगा। थाईलैंड के विदेश मंत्री ने भारत के साथ व्यापार समेत कई मुद्दों पर साथ काम करने की इच्छा जताई। Thailand's look west policy and India's act east policy complement very well. भारत और थाईलैंड के बीच 2014 में द्विपक्षीय व्यापार $900 करोड़ था। थाईलैंड ने इसे करीब दुगना करने की इच्छा जताई है। इसके अलावा दोनों देश आपस में सांस्कृतिक रिश्ते बेहतर करने पर भी सहमत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तर्ज पर जल्द ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB काम करने लगेगा। आज बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में भारत समेत 50 संस्थापक देशों ने इस बैंक की स्थापना से जुड़े समझौते पर दस्तखत किए। समझौते में हर सदस्य की हिस्सेदारी और बैंक संचालन ढांचे का ब्यौरा है। बैंक की स्थापना सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को कर्ज देने के लिए की गई है। समझौते के मुताबिक बैंक की प्राधिकृत पूंजी $100 अरब होगी, जिसमें एशियाई देशों की भागीदारी 75% होगी। बैंक में चीन, भारत और रूस 3 सबसे बड़े हिस्सेदार होंगे। चीन की 30.34%, भारत की 8.52%, जबकि रूस की 6.66% हिस्सेदारी होगी। 2015 में ही बैंक काम करना शुरू कर देगा। अमेरिका और जापान इस बैंक में शामिल नहीं है। इस बैंक का प्रस्ताव अक्टूबर 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया था। बैंक का मुख्यालय बीजिंग में होगा। नेपाल में संविधान प्रारूप समिति ने दावा किया है कि उसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। संविधान प्रारूप समिति के मुताबिक ये ड्राफ्ट 601 सदस्यीय संविधान सभा के सामने रखा जाएगा। इससे पहले सभी पार्टियों ने 8 जून को ही बैठक में संविधान का ड्राफ्ट जल्दी तैयार करने पर सहमति जताई थी। प्रारूप समिति के मुताबिक संविधान में सभी वर्गों के अधिकार और सेकुलर भावना का ख्याल रखा गया है। 10 जुलाई से होने वाले जिम्बाब्वे दौरे के लिए धोनी, कोहली समेत 7 वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। अंजिक रहाणे को कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है और दौरे के लिए BCCI ने आज 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया। लंबे अरसे के बाद फिरकी गेंदबाज हरभजन सिंह और बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा की वनडे टीम में वापसी हुई है। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया की कमान अजिंक्य रहाणे संभालेंगे। इस दौरे के लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। ऑफ स्पिनर हरभजन की 4 साल के बाद वनडे टीम में वापसी हुई है। MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना, R Ashwin, उमेश यादव will be rested for the Zimbabwe tour. जिम्बाब्वे दौरे के लिए घोषित 15 सदस्यीय टीम में कोई भी विशेषज्ञ विकेटकीपर नहीं रखा गया है। टीम में कप्तान रहाणे के अलावा मुरली विजय, अंबाती रायडू, मनोज तिवारी, केदार जाधव, रॉबिन उथप्पा, मनीष पांडे और हरभजन सिंह शामिल हैं। इनके अलावा अक्षर पटेल, कर्ण शर्मा, धवल कुलकर्णी, स्टुअर्ट बिन्नी, भुवनेश्वर कुमार, मोहित शर्मा और संदीप शर्मा भी टीम के हिस्सा हैं। मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल का कहना है कि 2016 में होने वाले T20 विश्व कप को देखते हुए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। Well, if 5 of us have decided to give responsibility to Mr. Ajinkya Rahane, we 5 of us are confident about his ability, and we want him to do well, and we would like to judge him also at the same time. टीम इंडिया 7 जुलाई को जिम्बाब्वे रवाना होगी। इस दौरे पर 10, 12 और 14 जुलाई को 3 वनडे मैच होंगे। दोनों टीमों के बीच 17 और 19 जुलाई को T20 मुकाबला भी होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए चेतेश्वर पुजारा को भारत A टीम का कप्तान बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही, लेकिन चलते चलते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने आज तिहाड़ जेल से फरार हुए 2 कैदियों के मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। उपराज्यपाल ने साउथ वेस्ट जिले के DM से हफ्ते भर में मामले की रिपोर्ट मांगी है।
चेन्नई के लोगों को आज मेट्रो की सौगात मिली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोयम्बेदु से अलंदूर के बीच 10 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल ट्रैक का उद्घाटन किया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और जयपुर के साथ चेन्नई भी अब मेट्रो नेटवर्क वाले शहरों में शामिल हो गया है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है। आज इस मामले में आरोप तय नहीं हो सके। फिक्सिंग मामले में क्रिकेट एस श्रीशांत, अजित चंदीला और अंकित चौहान समेत कुल 42 लोग आरोपी हैं। बैडमिंटन में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा की जोड़ी ने डच जोड़ी को हराकर कनाडा ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में इब्जे मिक्सिंग और सेलेना पीक की जोड़ी को 21-19, 21-16 से हराकर खिताबी जीत दर्ज की। ग्रीस के कर्ज संकट गहराने से आज दुनिया भर के बाजारों में मंदी छाई रही। घरेलू शेयर बाजारों में भी खुलते ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में आज 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिखी तो निफ्टी भी 175 अंकों तक टूटा। आखिर में सेंसेक्स 167 अंकों की गिरावट के साथ 27,645 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 63 अंक गिरकर 8,318 के स्तर पर बंद हुआ।